नमस्कार, जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी। इसराइल का प्लान क्या है? वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हु इज़ बीन काइंड इनफ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एक सवाल पूछा कि व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो ऑन द सो कॉल्ड ग्रेटर इसराइल प्लान, कि है क्या चीज़। तो ये ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक। एक तो बात है कि आप लोग सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का आइडियाज़ मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और ये खास के इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल है, इस टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ना तो इस टॉपिक में सिर्फ इसराइल को कवर कर सकते हैं, इस टॉपिक से वी कैन हैव सम फूड फॉर थॉट, स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। मेरे दिमाग में कुछ सवाल है, वो सवाल मैं छोड़ के जाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस दैट आर गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दोज हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। शुरू करते हैं इसराइल को लेकर। और ग्रेटर इसराइल को लेके स्पेक्यूलेट करने से पहले एक तो देखते हैं कि इसराइल ने क्या क्या हासिल किया है पिछले एक साल में। वो कहता है ना कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। तो पहले देख लेते हैं कि इसराइल का टैंजिबल अचीवमेंट्स क्या है ड्यूरिंग दिस गाजा फियास्को। उसके बाद में वी कैन टॉक अ लिटिल बिट ऑन ग्रेटर इसराइल, और इसके साथ साथ ग्लोबली इस एंगल को एग्जामिन कर सकते हैं। सो 1948 में when the British mandate on Palestine expired and Israel was struggling to be born, तो फिर पैलेस्टीनियन अरब्स ने अपना दूसरा अरब नेबर के साथ उसका हेल्प लेके इसराइल के ज्यूज के ऊपर और इसराइल के ये नेशन स्टेट के ऊपर टूट पड़े। स्टेट तो तभी बना नहीं था, बट बनने का कोशिश कर रहा था। बट सरप्राइजिंगली, एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर दैट फॉलोड, इसराइल अगेंस्ट ऑल ऑड्स इमर्ज एज द विनर्स। और इसके साथ साथ ही द स्टेट ऑफ इसराइल गॉट क्रिएटेड थ्रू ब्लड एंड ग्लोरी। अच्छा, ये ब्लड एंड ग्लोरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो में ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर याद रख सकते हैं तो, बिकॉज मे बी आई टेक दिस टॉपिक अप इन फ्यूचर इन वन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। सो एनीवे, कमिंग बैक टू इसराइल, तो ये ब्लड एंड ग्लोरी एंड इसराइल का विक्ट्री का प्रैक्टिकल रिजल्ट के तौर पे 7.5 लाख पैलेस्टीनियन भाग गए और रिफ्यूजी बन गए नेबरहुड स्टेट्स में। और जिसको लेकर खास के जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा में, जिसको लेकर नेबरहुड का ये जॉर्डन सऊदी अरेबिया आज के दिन में देखेंगे पैलेस्टीनियंस को ज़्यादा फेवर नहीं करते, क्योंकि ये लोग का एक्सपीरियंस बहुत पॉइजनस रहा है विद दिस 7.5 और पैलेस्टीनियंस दैट सॉट रिफ्यूजी इन देयर कंट्रीज। तो जो रह गए वहाँ पे इसराइल में, उसमें 20 लाख रह गए वेस्ट बैंक में, और करीब करीब 23 लाख रह गए गाजा में। बिग नंबर, लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन अरब्स हु स्टेड बैक इन कैंपेन्स इन इसराइल। अरब दुनिया ने अपना ये इंसल्ट को ठीक हजम नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट दे फॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन विद इसराइल। दे फॉट इन 56, दे फॉट इन 67, दे फॉट इन 1973, और हर बार ये हार के भाग गए। और इस मौके में इसराइल को जब जैसे मौका मिला, इंच बाय इंच अपना टेरिटरी इंक्रीज करता गया। तो इसराइल टुक गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया, इसराइल टुक वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन, इसराइल ने साइनाई डेजर्ट और साइनाई डेजर्ट के एक पोर्शन और गाजा भी लिए थे इजिप्ट से, लेकिन उसको रिटर्न कर दिए कुछ सालों के बाद। एनीवे, कट टू 2023, हमास लॉन्च्ड अ मैसिव टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल सिविलियंस इन इजराइल टेरिटरी, और इसके इजरायली रिस्पॉन्स तो आप फॉलो कर रहे हो ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। और अभी एक साल कुछ महीने बाद अगर हम एक समरी बना सकते हैं कि इसराइल का अचीवमेंट क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, तो इसराइल हैज नियरली क्लीन्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ गाजा ऑफ द पैलेस्टीनियंस। देयर हैज बीन अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ गाजा आर नाउ बीइंग क्लियर्ड बाय द आईडीएफ अभी गाजा को क्लियर कर रहे हैं। उसका जो डेब्रीज जो है, जितना भी डिमोलिशन हुआ है, जितना भी बॉम्बिंग्स हुआ है, उसका जो डेब्रीज है उसको क्लियरिंग चालू है। इंटरेस्टिंगली, प्रोस्पेक्टिव सेटलर्स हैव ऑलरेडी सेट अप टेम्पोरेरी कैंप्स। मतलब इसराइल के तरफ से जो जूइश सेटलर्स है, वो पैलेस्टाइन, गाजा और इसराइल के बॉर्डर में इसराइल के साइड में अपना टेम्पोरेरी कैंप सेट करके बैठा है कि आईडीएफ जब भी क्लियरेंस देंगे तो ये लोग सब अपना पसंद का स्पेस स्काउटिंग करेंगे गाजा में, टू बिल्ड देयर कम्युनिटीज, टू बिल्ड देयर हाउसिंग्स एंड ऑल। अल जजीरा का ये कहना है कि कुछ बिल्डर एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स गाजा में अपना बीच फ्रंट प्रॉपर्टी का भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो अल जजीरा का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। वैसे अल जजीरा को छोड़ के भी ये सच है कि आईडीएफ का क्लीनिंग अभी जोर शोर से चल रहा है। द मोमेंट दैट एरिया इज क्लीन्ड एंड द मोमेंट इट इज अनाउंस्ड दैट द एरिया इज क्लीन्ड, इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग पर्सनली टू सी व्हाट हैपेंस देयर। गाजा में सेटलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकर
जब भी बात कर रहे हैं तो एक चीज़ के ऊपर फोकस आ जाता है, वो है द प्रपोज्ड बेन गुरियन कैनल। ये बेन गुरियन कैनल का जहाँ तक सवाल है, दिस इज़ अ प्रपोजल फ्रॉम 1960s। द आइडिया इज़ टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द सुएज कनाल। सुएज कनाल जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाएंगे इजराइल के थ्रू। सुएज कनाल है द प्राइमरी शिपिंग रूट जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं। तो ये बेन गुरियन कैनल का जहाँ तक सवाल है, ये आइडिया भी वही है कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करो, लेकिन गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू। नॉर्मली ये चाहिए नहीं था, दिस वॉज नॉट नीडेड, लेकिन इजिप्ट ने बहुत मनमानी किया इन हिस्टोरिकली विद सुएज कनाल। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट ने इसराइल के लिए एक्सेस क्लोज कर दिया सुएज कनाल का इन 1948 टू 1950 फेज में। इसराइल का फर्स्ट फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन, इसराइल ने फर्स्ट फेज में जो पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया, उसके रिस्पॉन्स में इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेस देना बंद कर दिया। तो इसमें इसराइल को गल्फ से ऑयल लाने में बहुत तकलीफ हुआ। वैसे सुएज कनाल इज़ फ्री फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंटिनोपल इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि 1888 में साइन किया गया था। सुएज कनाल इज़ अ फ्री फॉर ऑल कनाल, लेकिन क्या हुआ 1956 में नासिर ने उसको नेशनलाइज कर दिया, कनाल को नेशनलाइज कर दिया, और उसके तुरंत बाद उसने इंटरनेशनल शिपिंग बंद कर दी है सुएज पे। ये था 56 में। 67 में फिर सुएज कनाल को इजिप्ट ने बंद कर दिया फॉर 8 साल, 8 ईयर्स के लिए बंद कर दिए थे। सो इट वॉज लाइक उसका जो मनमानी चल रहा था ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट टाइम, एक ऑल्टरनेट रूट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। तभी ये बेन गुरियन चैनल का आइडिया गॉट फ्लोटेड। The original plan में entry point was through this Israeli city called Ashkelon. It was a port city of Ashkelon. It is just beside Gaza. तो लेकिन ओरिजिनल प्लान में क्या था? ओरिजिनल प्लान में ऑफ कोर्स तब गाजा का बात नहीं था, तो ओरिजिनल प्लान में डिटोर लेके फिर वो आके आई थिंक हैड टू गो टू द पोर्ट, हैड टू गो टू द स्ट्रेट ऑफ अकबा। गाजा सेटलमेंट को अभी खाली हो जाने के बाद ये जो डिटोर वाला रास्ता है, प्रपोजल ये है दिस कैन नाउ बी मिनिमाइज्ड एंड अ लॉट ऑफ कॉस्ट कैन बी सेव्ड इफ दिस प्रपोज्ड बेन गुरियन चैनल रन्स थ्रू गाजा। तो ये रहा इजराइल का गाजा में अभी तक का रियल एस्टेट वाला एंड क्लीनिंग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्लानिंग, जिसका कुछ हवा हम लोग को सुनने को आ रहा है। साथ साथ में इजराइल ने रियल टाइम में क्या किया, इजराइल ने साउथ लेबनान के ऊपर भारी अटैक्स किए हैं। स्पेकुलेशन ये है कि गाजा को हैंडल करने के बाद साउथ लेबनान वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और उसके बाद साउथ लेबनान को क्लीन करेंगे और वहाँ पे इजरायली फुटप्रिंट बढ़ाएंगे। जहाँ तक साउथ सीरिया का सवाल है, विच बॉर्डर्स इजराइल, इट इज़ ऑलरेडी अंडर इजरायली कंट्रोल। HTS ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि इजराइल के साथ उन लोगों का कोई पंगा नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग होंगे भी तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, टेंशन नहीं है इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने IDF ने ऑलरेडी सीरिया का जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कल को HTS अगर कोई लार्ज स्केल असॉल्ट करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। वो आर्मर्ड ट्रक लेके और टोयोटा पिकअप ट्रक लेके एक रेगुलर मिलिट्री आर्मी के ऊपर फ्रंटल वार करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स लाइक सुइसाइडल। सो वो लोग सोचेंगे भी नहीं। जहाँ तक वेस्ट बैंक का सवाल है, बाई mid-24 some 3.8 lakhs Israelis have begun the process of settling down. Immediate plan is to settle 5 lakhs Israelis there. So bird's eye perspective में, bird's eye view में अगर देखें तो इसराइल आज के दिन में has got complete control or let's say near control over Gaza. Israel has a fair control over a portion of South Syria. Israel is aiming to control over West Bank and South Lebanon also. We can speculate, okay? हालांकि दिस हैव नॉट बीन मेड ऑफिशियल, बट वी कैन स्पेक्यूलेट। इजराइल का ये बिहेवियर देख के, गाजा में और साउथ सीरिया में इजराइल का बिहेवियर देख के, वी कैन स्पेक्यूलेट दैट इजराइल ऑल्सो एम्स टू प्रॉब्ली कंट्रोल पोर्शंस ऑफ वेस्ट बैंक एंड पोर्शंस ऑफ साउथ लेबनान। अब आते हैं बिग पिक्चर में, और उसके साथ साथ ये कॉन्वर्सेशन नेचुरली मूव्स टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल, जो मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था एक थोड़ा ग्रेटर इजराइल को लेकर बात कीजिए। सब सवाल यह है कि व्हाट इज द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट? Greater Israel project is actually a proposed actualization of something which is called Eretz Yisrael. Now, Eretz Yisrael, again, pardon my pronunciation, it's Eretz Yisrael. This is a vision of the founder of Zionism. Zionism के founder थे Theodor Herzl. तो Eretz Yisrael, मतलब translated into English, it's called the land of Israel. और ये land of Israel is a territory जो कि from west to east is Nile to Euphrates, from north to south is from parts of Turkey to middle of Saudi Arabia. This is the Eretz Yisrael. ये कहा जाता है कि around 2000 BC
अब्राहम ने डिक्लेयर किया था कि गॉड हैड गिवन हिम कंप्लीट राइट्स टू दिस रीजन. नाउ दिस रीजन प्रेजेंटली कंप्राइजेज ऑफ 1/3 of Egypt, about 30% of Egypt, most of Iraq, a huge chunk of Saudi Arabia, whole of Kuwait, Syria, Jordan, Lebanon, and थोड़ा सा टर्की, साउथ ऑफ टर्की. इंसिडेंटली हर्जल गुजर गए 1904 में. ही वॉज अ वोकल प्रोपोनेंट ऑफ जियोनिज्म, बट वो गुजर गए 1904 में, लॉन्ग बिफोर द आइडिया ऑफ इसराइल कुड एक्चुअली मटीरियलाइज. और उनके कलीग्स थे वाइजमैन, हाइम वाइजमैन. उन्होंने बहुत लॉबिंग किया ब्रिटिश के साथ. वो 1904, 1905, 1910, आप टाइम समझिए. उस टाइम में आर्थर बल्फूर वॉज द फॉरेन सेक्रेटरी. तो बाल्फूर को उसने परसुएट किया कि ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश मैंडेट ऑन पैलेस्टाइन की उस एरिया में एक जूइश नेशनल होमलैंड का राइट बनता है. और उस टाइम में ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग द सेकेंड थर्ड डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जब जूइश हॉलोकॉस्ट वगैरह वगैरह हुआ, उससे पहले भी कई सेंचुरी से जूस के ऊपर देयर हैज़ बीन परसिक्यूशन, ऑन एंड ऑफ परसिक्यूशन विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन यूरोप, खास करके पोलैंड में, मॉडर्न डे यूक्रेन में जो चल रहा था. तो ज्यूज़ का कंडीशंस कुछ अच्छा नहीं था. एंड दिस आइडिया ऑफ अ जूइश होमलैंड, और वहाँ हम लोग को जाना है, वहाँ हम लोग को वापस जाना है, ये बहुत साल से चल रहा था, बहुत सेंचुरी से चल रहा था, जिसको हर्जल ने एक प्लान दिया था. और हर्जल के गुजर जाने के बाद हाइम वाइजमैन ने इस प्लान को मटीरियलाइज करने के लिए आर्थर बाल्फूर से बात किया कि वहाँ पे आप जब मैंडेट बना रहे हो, वहाँ पे एक जूइश नेशनल होमलैंड का भी एक बात आप सोच के रखना. ओके. और जैसे मैंने बोला था कि अर्ली 20th सेंचुरी में, फर्स्ट 3-4 डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में ज्यूज का जो कंडीशन रहा था, दिस ओनली सॉर्ट ऑफ कैटलाइज द होल थिंग. सो कंसेप्चुअली जो अब्राहम ने बोला था, फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेटिस एंड फ्रॉम साउथ टर्की टू मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये मैसिव स्ट्रेच ऑफ लैंड एक्चुअलाइज्ड इनटू द 1948 का जितना इजराइल बना था. सो इतना था एक्सपेक्टेशन, होके इतना छोटा सा एक इजराइल मिला. हाउएवर, एक्सक्लूसिव जूइश क्लेम ऑन द लैंड ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में जब इजराइल बना था. अगर आप बाल्फूर डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे तो बाल्फूर डिक्लेरेशन बोलते हैं कि इट बीइंग क्लियरली अंडरस्टूड दैट नथिंग शैल बी डन विच मे प्रेजुडाइज द सिविल एंड द रिलीजियस राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन जूविश कम्युनिटीज और द राइट्स एंड द पॉलिटिकल स्टेटस एंजॉयड बाय ज्यूज इन एनी अदर कंट्री. लेकिन इजराइल ने कुछ मजबूरी में टू प्रीएम्प्ट अरब हॉस्टिलिटी और कुछ अपने डेस्टिनी के खातिर भी शायद इंटरमिटेंट एक्सपेंशंस करते हुए आ रहे हैं तब से. और ये एक्सपेंशन ऑफ जूइश टेरिटरी ज़्यादातर इजराइल के अंदर ही है, विच मीन्स वो पैलेस्टीनियन जो भी टेरिटरी, जो भी वो लोग के लिए डेजिग्नेटेड एरिया था, वो कम होते आ रहे हैं. और इजराइल जू अपना टेरिटरी बढ़ा रहे हैं बोथ इनसाइड इजराइल और बॉर्डर के बाहर भी जब मौका मिले, लाइक एज वी सेड ईस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स एंड ऑल, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग को जब भी मौका मिला है, दे हैव एक्सपैंडेड लिटिल बाय लिटिल. सो दिस वाज लास्ट सेंचुरी. कट टू 2025, इजराइल हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे अहेड फ्रॉम देन टू नाउ. अब टारगेट में है साउथ सीरिया, अब टारगेट में शायद है साउथ लेबनान. और अब ये सवाल आ जाता है क्या इस प्लान में तो टर्की, इजिप्ट भी है, जो आज इजराइल का दोस्त ना सही लेकिन दुश्मन तो नहीं है. ओके, फिर ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि ग्रेटर इजराइल का प्लान में फॉरगेट सीरिया जिसके साथ इजराइल का अच्छा रिलेशन नहीं है, फॉरगेट लेबनान जिसके साथ इजराइल का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इजराइल का ये ग्रेटर इजराइल का ज्योग्राफिकल प्लान में देयर इज़ पार्ट्स ऑफ टर्की एंड देयर इज़ पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, जो आज इजराइल का दोस्त ना हो लेकिन इजराइल का दुश्मन भी नहीं है. और इसका एक ही जवाब है, एंड आई कैनॉट स्ट्रेस. और मैंने क्यों ये पॉइंट रेज किया कि ये जो जवाब है, आई वॉन्ट यू टू हियर दिस रेस्पॉन्स, आई वॉन्ट यू टू हियर दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड आई कैनॉट स्ट्रेस हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज कि सिविलाइजेशनल प्रायोरिटी में दोस्ती और दुश्मनी कभी परमानेंट नहीं होते हैं. ये प्लान था 19th सेंचुरी का, आज 21st सेंचुरी है. एक चीज़ परमानेंट है, विच इज़ द आइडिया, द प्लान एंड द बिग पिक्चर. और ये 19th सेंचुरी का भी प्लान नहीं है. एक्चुअली ओरिजिनली दिस इज 2000 BC का प्लान. सो यू कैन वेल इमेजिन द काइंड ऑफ द longevity of this plan, the longevity of the big picture which we are talking about here. और इसी को कहते हैं, why I am talking about all of this time and time again is because इसी को कहते हैं collective vision of a people.
दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको याद रखिएगा, अलॉन्ग विथ माई इनिशियल पॉइंट ऑफ ब्लड एंड ग्लोरी. ये कलेक्टिव विजन ऑफ पीपल को लेके आई विल क्रिएट द राइट वीडियोज व्हेन द टाइम इज राइट, समटाइम्स इन फ्यूचर. तो एनीवे, इजराइल पे आते हैं. इजराइल इज परहैप्स द ओल्डेस्ट continuous monolitary religion in the world. Monolitary religion matlab there are a lot of other gods, but we consider one god to be the prime, one god to be the one god to be the only god. Okay, at the same time we accept that yes, there are other gods. So this is a different, this is not monotheism, this is monolitary religion. So it is perhaps the oldest continuous monolitary religion जो पिछले कई 1000 years से exist किए हुए है, and interestingly has always existed without an empire of their own. There were brief period, सही में, कि जब Israel ruled over Judea and Samaria and etc. लेकिन they were never a big empire, big civilization per se. This Judaism has always been overshadowed by big empires like a Byzantine, like a Rome, like a Persia, like a Babylon, etc. They have always been overshadowed by big, huge empires, huge civilization, huge culture. They never had something like that of their own. But they had something. What did they have? They had a vision. They preserved that vision. They worked towards it throughout. और आगे भी करेंगे. तो आप ये मत सोचो कि Israel is going to create its professed empire in the next 50 years or in the next 60 or 75 years. Probably no. It will take longer. But that's the spirit of an idea. It is the life of the civilization that matters. It is not the life of one individual or a particular individual that matters. Anyway, इसी बहाने एक curious picture हमारे सामने emerge हो रहा है जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं. Let us focus on that. Israel is showing the will and the capacity to expand and is expanding. दूसरी तरफ से अंकल इज फ्लोटिंग अ प्रपोजल टू टेक ओवर कनाडा एंड डोनाल्ड ट्रंप इज प्रॉबली द बेस्ट प्रेसिडेंट टू डू सो. वो ना जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपना एग्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आप जेम्स बॉन्ड मूवी देखेंगे तो देखेंगे कि जो मूवी का विलन होता है, वंस ही हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जेम्स बॉन्ड सीधा जाके उसके साथ एक हेड ऑन कोलिशन पे चले जाते हैं. या तो पोकर खेलने बैठ जाते हैं, या तो फेंसिंग कर लेते हैं, या तो कार रेसिंग करते हैं, या तो विलन के गर्लफ्रेंड के ऊपर हिट करते हैं. वॉट एवर ही डज, ही गोज इन अ स्टेट कन्फ्रंटेशनल मोड. द आइडिया इज नॉट टू विन. दिस इज द ओपनिंग गैम्बिट. द आइडिया इज उसको ना थोड़ा न्यूरोटिक कर दे, उसको थोड़ा हिला दे. द मोमेंट दिस मैन इज अ लिटिल shaken, a little taken aback, the villain, he is going to make his move, and his move is going to be reactive, and he is going to make mistake. ये जेम्स बॉन्ड का स्टाइल है और ये डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टाइल लग रहा है. What he is trying to do is he is unsettling everyone with his curious, with his outrageous proposal. Okay, so he has employed the same tactics और आगे भी इसको लेके बात चलेगा. ये यूएसए और कनाडा को लेके बात चलेगा. So Israel is showing the will and capacity to expand. United States is floating a proposal to take over Canada. दूसरी तरफ से Russia is expanding. If and when the Ukraine war stops, you would see about 30% to 35-40% of Ukraine territory would be gone. China is trying to expand. China expanded as late as annexing Tibet. China is eyeing Taiwan. When Ukraine falls, probably Poland is going to lay claims to part of Western Ukraine. Historically, which is supposed to be Polish territory, they are probably going to lay claim to that part. Turkey has expanded unofficially, HTS के through सही. अभी तक उसमें कोई seal नहीं बैठा है, but they'll try their heart and soul to expand into Syria. Once they manage that, or probably at the same time, Turkey is also going to look into Central Asian states, Central Asian republics, expansion of influence. Iran wants to expand, लेकिन ईरान का अभी टाइम खराब चल रहा है. ईरान हैज़ बीन क्लिप्ड फ्रॉम टू साइड्स. उधर टर्की से भी प्रेशर है, इधर इसराइल से भी प्रेशर है. पॉसिबली एक थर्ड साइड भी खोल सकते हैं अगर बलोचिस्तान का जो BLA जो है, अगर BLA को ट्रैक्शन मिल गया तो वो ईरान का साउथ ईस्ट पार्ट से भी ईरान के ऊपर प्रेशर आ सकता है. बट अगर नॉर्मल रहता सब कुछ तो ईरान वुड ऑल्सो हैव लुक टू एक्सपैंड. इंटरेस्टिंगली, अफगानिस्तान वांट्स द पश्तून टेरिटरीज. अफगानिस्तान ऑल्सो वांट्स टू एक्सपैंड. ये नहीं मतलब
डेली के काम में हम लोग देखते हैं हाँ हम डोरन लाइन को नहीं मानते एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट व्हाट इज द लार्जर आइडिया बिहाइंड इट? द लार्जर आइडिया बिहाइंड इट इज कि पाकिस्तान के रीजन में, पाकिस्तान के टेरिटरी में, पाकिस्तान के मैप के अंदर पाश्तून टेरिटरीज है जो कि कायदे से अफगानिस्तान का होना चाहिए, बिकॉज अफगान नेशनलिज्म, पाश्तून नेशनलिज्म इज वन एंड द सेम, दे आर इंटरचेंजेबल। तो हमको ग्रेटर पाश्तूनिस्तान बोलिए, ऐसा कुछ नाम बोलिए, या अफगानिस्तान ही बोलिए, लेकिन उसके अंदर हमको पाश्तून टेरिटरी, ट्राइबल टेरिटरीज हमको चाहिए जो कि आज के दिन में पाकिस्तान में है। सो अफगानिस्तान इज ऑल्सो वांटिंग टू एक्सपैंड। सो द क्वेश्चन नाउ इज, इट्स नॉट जस्ट इसराइल, सो व्हाट इज हैपनिंग? इज दिस मेयर अपॉर्चुनिज्म और इज देयर अ डीपर इंस्टिंक्टिव विजन, you know, that underlines certain nations, certain old cultures, etc. etc. मतलब सिविलाइजेशन नहीं, लेकिन ओल्ड कल्चर या ओल्ड नेशन का अगर बात करें तो ऑल ऑफ दिस एक्सपेंशन दैट इज हैपनिंग, एक तरह से रशिया वांटिंग टू एक्सपैंड, चाइना वांटिंग टू एक्सपैंड, पर्शिया शोइंग हिज इंटरेस्ट टू एक्सपैंड, पाश्तून्स वांटिंग टू एक्सपैंड, इजराइल वांटिंग टू एक्सपैंड, यूनाइटेड स्टेट्स वांटिंग टू एक्सपैंड। बहुत इंटरेस्टिंग एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं हम, एंड इट वुड बी pertinent to talk a little bit about somebody called Friedrich Ratzel. In 1897, Friedrich Ratzel, he used the word Lebensraum to describe physical geography as a factor that influences human activities in developing a society. उनका सबमिशन ये था कि मिडिल एजेस में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स बने थे जर्मनी के ऊपर, रात्सेल वाज टॉकिंग अबाउट जर्मनी, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो प्रेशर बने थे जर्मनी के ऊपर, उसके कारण जर्मनी हैड टू कॉलोनाइज सर्टेन एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो इस फिलॉसफी में एक स्टेट फिर बन जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका एक्सपैंड करना बन जाता है नॉर्मल, जिंदा रहने के लिए एक्सपैंड करना बन जाता है नॉर्मल। तो लेबेनश्राउम जो वर्ड है, लेबेनश्राउम जो टर्म है, लेबेनश्राउम मतलब लिविंग स्पेस। सो अ स्टेट needs living space around it so that when the time comes a state may expand. Lebensraum फ्राइड्रिक रात्सेल के थ्योरी के बाद और उनका फोकस जो मीडिएवल एजेस के बाद फिर फोकस में आ गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में ना एलाइड फोर्सेस ने एक नेवल ब्लॉकेट किया था जर्मनी के ऊपर, तो इसके कारण देयर वाज मैसिव फूड शॉर्टेजेस इन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी तब अपना जो कॉलोनीज थे अफ्रीका में, वहाँ से अपना फूड ग्रेन्स ला नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द नेवल ब्लॉकेट। तो लेबेनश्राउम वाला कंसेप्ट अगेन तब मेन स्ट्रीम हो गया। द आर्ग्यूमेंट वॉज दैट जर्मनी नीडेड टू एक्सपैंड टू गेन कंट्रोल, क्योंकि अपना रिसोर्स पे अगर कंट्रोल करना है तो अपने को एक्सपैंड करना है, सो दैट अ फ्यूचर नेवल ब्लॉकेट डजंट अफेक्ट अस, डजंट अफेक्ट आवर लॉजिस्टिक्स, आवर सप्लाई चेन, आवर फूड रिसोर्स। तो ये सिचुएशन प्रिवेंट करने के लिए we need to expand, and especially this was visible between the two world war. World War One खत्म हुआ और World War Two शुरू होने से पहले when Hitler came into the scene, तो लेबेनश्राउम आ गया फोकस में। इसके साथ जरूरी है एक और स्वीडिश फिलोसोफर जिसका नाम है रुडोल्फ किजेलन, उसका भी एक मेंशन करना। he was the founder of the word geopolitic. geopolitic मतलब the geographical constraints which influences a nation's politics, political imperatives. ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स जो कि एक नेशन का पॉलिटिकल इंपेरेटिव को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ से जियोपॉलिटिक्स वर्ड आया है। तो रुडोल्फ किजेलन का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि रुडोल्फ किजेलन वाज आल्सो अ बिलीवर इन द ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेटहुड, कि स्टेट एक लिविंग बीइंग है, जस्ट लाइक एन एनिमल ग्रू एंड इवॉल्व, अ स्टेट हैज़ टू एक्सपैंड, अ स्टेट हैज़ टू ग्रो, अ स्टेट हैज़ टू इवॉल्व टू सर्वाइव। विद कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, बहुत सारे अदर थ्योरीज लाइक हाउशॉफर, मैकिंडर, महान सब आ गए, जिसका मैकिंडर महान का नाम तो मैं बहुत लेता हूँ, केम इनटू द सीन। They began advising their respective governments. So Haushofer started advising Germany, Mackinder started advising England, Mahan started advising United States, and they began their respective governments को pressurize करना, lobbying करना along the same line. Crux का क्या था philosophy का? Expand करो नहीं तो मर जाओ, expand or die. Now these were not looked very favorably by a section of globalists, लेकिन ये दूसरा टॉपिक है, इसको लेके बाद में कभी वीडियो बना सकते हैं। ये ग्लोबलिस्ट लोग जिसका आइडिया था बिना बॉर्डर, बिना नेशन स्टेट वाला एग्जिस्टेंस, दे डिड नॉट लुक फेवरेबली बिकॉज दीज कंसेप्ट्स वर थॉट टू बी नेशनलिस्ट इन देयर अप्रोच। बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते दीज केम अंडर हैवी क्रिटिसिज्म, और खास करके वाई, बिकॉज हिटलर वॉज डिस्क्रेडिटेड। हिटलर को ना ऐसे पोस्टर बॉय बना दिया गया था लेबेनश्राउम और जियोपॉलिटिक्स का,
लेविनस्ट्रॉम, लिविंग स्पेस, ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेटहुड, नेशनलिज्म, इसका ना पोस्टर बॉय बना दिया गया था. एंड बिकॉज ही वॉज ह्यूमिलेटेड, बिकॉज ही वॉज डिफीटेड, तो ये आइडिया को भी ये लोग अनफेवरेबली देखने लग गए थे. बट ये सिर्फ एक दिखावा था. हाँ, बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, तो ये एक दिखावा था, क्योंकि जहां पे इट मैटर्ड वहां पे जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लेविनस्ट्रॉम रिमेन्ड इन वोक, अंडर कवर, बट इट रिमेन्ड इन वोक. बिगेस्ट एग्जाम्पल आपको चाहिए, मैं दो बिगेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. कोल्ड वॉर इरा का यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, दोनों ही अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करते गए टिल दे कुड नॉट. सो एक तरह से यू आर पेंटिंग हिटलर टू बी अ विलन, you are painting Rudolf Kjellin and Haushofer, etc., as villains, calling them nationalists, and generally discarding the idea of state as a living organism. दूसरी तरफ से globalist West, capitalist West is expanding, communist Soviet Union is expanding. सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद एक्सपेंशन खत्म हो गया? नहीं. सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद 90s के बाद सोवियत यूनियन का खत्म हो गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपेंशन चालू रहा. टू बिगेस्ट mode of United States expansion was global liberal international order and global war on terror. थोड़ा सा समझा है आपको? ग्लोबल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है कि आप मेरा जैसे डेमोक्रेसी और रूल बेस्ड लॉ जो हम बोलते हैं, आप अपना गवर्नमेंट के थ्रू फॉलो कराओ, आप अपना गवर्नमेंट को फोर्स करो ये फॉलो करने के लिए. अगर नहीं करोगे तो हम रेजिम चेंज करवा देंगे. सो द आइडिया इज टू ब्रिंग योर गवर्नमेंट अंडर देयर इन्फ्लुएंस. और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर क्या है? अगर आप सब कुछ करने के बाद, आपको कन्विंस करने के बाद भी अगर आप नहीं माने, तो आपके घर में सिविल वॉर लगा देंगे, टेररिस्ट ग्रुप पैदा हो जाएंगे. दे विल वेज सिविल वॉर इन योर इनसाइड योर स्टेट, इनसाइड योर कंट्री, विद इन योर गवर्नमेंट, अमंगस्ट योर पीपल. सो टू एक्सपेंशन, टू concepts of Levenstrom, not geographically, philosophically. One is global liberal international order, one is global war on terror. First, global liberal international order, gentle suggestions for a regime change, not regime change, gentle suggestions for adopting western liberal methods and practices. अगर आप नहीं मानोगे तो civil war. So either GLIO और GWOT, these two were United States concepts. So इसी एंगल में अगर हम लोग इसराइल को एग्जामिन करें, I hope this is making sense to you. इसी एंगल में अगर हम लोग इसराइल को एग्जामिन करें, not from the maximalist geographical greater Israel का टेरिटोरियल एक्सप्रेशन पार्ट, बट फ्रॉम द कंसेप्चुअल एक्सप्रेशन पार्ट, तो इसराइल का इन्फ्लुएंस अगर रीजन में देखेंगे, आप देखिए आज के दिन में जॉर्डन इज ओके विथ इसराइल, सीरिया वाजंट, बट सीरिया इज नाउ फाइन विथ इसराइल. HTS बोला हम लोग के साथ इसराइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सऊदी अरेबिया इज फाइन विथ इसराइल. द ओनली टू हु आर नॉट फाइन विथ इसराइल आज के दिन में इराक एंड टर्की. ईरान का बात छोड़ देते हैं. सो geographically, Israel may not have expanded into all these regions and formed greater Israel, but ideologically, Israel ka acceptance is there in Jordan, Saudi Arabia, etc., etc. Egypt, to a large extent, they are okay with the existence of Israel. So, you see, it is not just geography which is important, it is the influence zone also which is important. And Israel is moving along in that direction. So in a sense, Israel has accomplished a lot of the greater Israel dream already. हाँ, ये intangible accomplishment है, tangible accomplishment अभी बाकी है, लेकिन कर लिए है बहुत हद तक. दूसरी तरफ से United States did a lot of intangible influence from 1945 till about 2015. अभी it wants, अगर ये कनाडा वाला बात लेके सीरियस है, now they want to expand physically. So intangible expansion जो था वो हो गया, अभी physical expansion करना है United States को. If he is serious, if Donald Trump is serious about Canada. जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया won some, रशिया lost some, and now Russia is winning again. So कुछ मतलब like time का बात है. You take one step forward, you take one step backward, you take one step forward. ये चल रहा है रशिया का. China won a lot, especially with respect to Tibet. If China wins Taiwan tomorrow, अगर United States का suddenly interest खत्म हो जाता है Taiwan में, because they are more interested in Canada and Greenland and Arctic Circle and all of these places, and Taiwan goes under the control of China, then China again wins some. So I am sure you get the picture now. That brings us to another important point, which is that what emerges here is that every civilization, those that want to survive and thrive, must have a mission plan.
नहीं तो वो पेरिश हो जाएंगे, जैसे इनकास पेरिश हो गए थे, जैसे इजिप्शियंस पेरिश हो गए थे. सो इफ़ यू डोंट हैव अ मिशन प्लान to survive and thrive, then it will be difficult for you to sustain yourself in the long run. और ये मिशन ना तो सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन का है, ये मिशन इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन का भी है. एंड दिस काइंड ऑफ अ मिशन डज नॉट बिगिन और डज नॉट एंड विद द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, कि एक लीडर था यार, उसका मिशन था, वो गुजर गए, अब हम क्या करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट डजंट बिगिन विद द life of an individual, it doesn't end with the death of an individual. But this mission, agar it wants to be durable, agar it wants to be strong, it has to outlive individuals. It has to outlive temporary kingdoms and nation states. It has to outlive time. I cannot stress how much important this is. In the language of Zygmunt Bauman, a mission has to be that solid that it can cancel time. A mission has to be that solid a structure that it cancels time, which is a liquid structure, which is liquid in nature. So वो चट्टान के जैसा उसको खड़ा रहना है, so that time also cannot affect it, so that you're impervious to time. Hundreds of years, thousands of years goes, but your mission plan remains the same. Your people carry that mission plan. That is how strong a mission plan has to be. मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ, एक वेरी रिफाइंड और एक वेरी प्राइमल. पर्शियन का एग्जाम्पल आ जाता है रिफाइंड एग्जाम्पल में. अ पर्शियन हु नोज ही इज अ पर्शियन, he understands he is a Persian above all, and there are characteristics of Persian civilization which he holds on to, and there are characteristics of Persian civilization which has made them survive even today. Persians लोग ग्रीक लोग के साथ उस टाइम से Persia has been existing continuously. They have changed their religion, but their civilization has outlived a lot of other civilization, and they have been living continuously, and they are still living, and probably in the next 50, 70, 100 years, who knows, that Persian thing is going to come back once again. और एक बहुत प्राइमल एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है पाश्तून का. A Pashtun knows, a true Pashtun knows, and he says, और ये recorded भी है, कि I am a Pashtun first and a Muslim second. I know my ancestors were Buddhists. I know his ancestors were Hindus. I know I am a Muslim. But I am a Pashtun first. My Pashtun wali, my code of Pashtun ethics comes first and everything else comes second. Have they been a civilization? No, but they have been a very strong culture. They have been a very assertive, a very aggressive culture. And now Pashtun wants to expand. The Pashtun identity wants to expand. And in its expansion, it wants a part of Pakistan. So एक बहुत रिफाइंड एग्जाम्पल, टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट, टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेटर, पर्शिया का इस दुनिया में, if there is a Persian gift to इस दुनिया, which is a very detailed and a very high funder working administrative structure which the Persian civilization has given to this world. So एक साइड से you have top notch administrator who still understands today, even after a few thousand years, that they are Persians and that identity is still intact. A Pashtun also understands that he is a Pashtun, that identity is still intact, whichever religion he subscribes to. On the contrary, Germany died on the day they let that Berlin Wall get created. East Germany और West Germany का जब division हो गया. Japan and South Korea died on the day they decided to house and serve the American soldiers. Okay. Afghanistan, Pashtuns decided to stay alive, but Germany decided to die. I don't know. I can hope that Germany manages to revive their identity, etc., etc. But I won't be expecting a miracle. हाँ ठीक है, मन में आता है, you think that someday in future Europe once again finds its identity, which it lost in 1945, but then I wouldn't hope too much on it. On the contrary, Russia lived. Russian identity lived. Even in their destruction, even in the implosion of Soviet Union, Russian identity lived. China's identity, Chinese identity lived, even in their poverty, even in their humiliation throughout 18th and 19th century. The question to all of you now is, what should India do? What are the lessons that are to be learned from here? कुछ plan बनाना चाहिए. Are there any plans that need to be made? Should the disturbance in Bangladesh be capitalized to broaden the chicken neck? Should the disturbance of Bangladesh be capitalized to truncate Bangladesh's tail and give away Chattogram to the Arakan army? Should India move territorially? Or
should India expand culturally? If India were to expand culturally, what influence does India have in the neighborhood? What influence does India have in places like Nepal or Afghanistan and beyond? Please don't tell me Bollywood, because Bollywood is not a soft power tool. It is actually a subversive tool which is employed to gaslight and weaken the Indian audience. So what is that soft power appeal which India might have that expands into Afghanistan and beyond Afghanistan into Central Asia? Most importantly, what is that identity that can unite? Israel has no illusions. Russia has no illusions. Pashtun has no illusion. Chinese have no illusion. We have a lot of illusions about our identity. We haven't yet frozen on an identity. So what India needs to think, what you need to think, is about all of these questions. And I'll be back next week with another video. And thank you once again for suggesting me a topic which actually made me think on a couple of things which I have not shared ever on a video like this before. I hope you enjoyed the video. See you sometimes. Tab tak ke liye, Jai Guru, and thanks for watching.